सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, समय दिया आपने। थैंक यू सर। शुक्रिया राजेश जी, जय हिंद, जय भारत। सर बड़े अहम मुद्दे पर मैं आज बात आपके साथ रखने वाला हूं। दरअसल आप एक जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हो और तमाम बड़े बड़े टीवी बैनर्स जो चैनल्स हैं वहां पर भी आप दिखाई पड़ते हो। अग्निवीर को लेकर सर मैंने बात करनी है, और कई अधिकारी हैं जो अग्निवीर के खिलाफ हैं, लेकिन कई अधिकारी हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अग्निवीर से अच्छी स्कीम इस देश के अंदर हो नहीं सकती है। और नेता कहें इस बात को तो दुख नहीं होगा इतना जितना अगर मेरे सीनियर जो रिटायर हो चुके हैं और किसी पर्टिकुलर पार्टी से वो बिलोंग कर रहे हैं या उससे जुड़ चुके हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अग्निवीर से अच्छी कोई स्कीम नहीं हो सकती। आज मैं यही समझने की कोशिश करूंगा। अग्निवीर को देखें सर, या क्योंकि मैं और आप हमने एक जवान के तौर पर 17, 20 साल सेवाएं भारतीय थल सेना और वायुसेना को दे रखी है। अगर मैं देखूं, नॉर्मल भी देखूं तो जब अग्निवीर नहीं था तब भी जो जवान होता था वो कौन होता था सर? वो या तो किसान का बेटा होता था, या मजदूर का बेटा होता था, या किसी जेसीओ साहब का बेटा होगा, या किसी पूर्व सैनिक का बेटा होगा। मैंने अपनी जिंदगी में 17 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी आर्मी ऑफिसर का बेटा एक ओआर बना हो या बनकर आया हो, या वो आज अग्निवीर बनने की सोच रहा हो। मैंने अपनी सर्विस में कभी नहीं देखा कि किसी बिजनेसमैन का, किसी लीडर का, कोई विधायक, एमएलए जो भी होते हैं, सांसद, किसी का बेटा एक फौजी बनकर आया हो, उसने वर्दी पहनी हो। तो क्या ये वो मौका है जो कह रहे हैं कि अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है, चाहे उसमें मेरे बड़े अधिकारी शामिल क्यों नहीं है? क्यों नहीं वो अपने बच्चों को अग्निवीर 4 साल के लिए भेजे, फिर देखें कि स्कीम अच्छी है या बुरी है। मैं बहुत मेजर पॉइंट रेज कर रहा हूं सर आज। देखिए राजेश जी, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है और अग्निवीर को लेकर के जो भी चर्चाएं इस समय हो रही हैं उनमें मुझे लगता है कि इससे बेहतर सवाल नहीं हो सकता जो अभी आपने मुझसे पूछा है। हकीकत यह है कि अग्निवीर के बारे में आर्मी के जो ऑफिसर, जैसा आप बता रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसर हैं। मैं निश्चित तौर पर मुझे भी डिबेट्स में ऐसे लोग मिलते हैं जो कि अग्निवीर की तारीफ करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को एक बार सेना को लेने देने के लिए उसकी वकालत करते हैं। उन सब से मुझे एक ही बात कहनी होती है कि आप हो सकता है सही बोल रहे हो, आप हो सकता है अग्निवीर को जस्टिफाई कर पा रहे हो, लेकिन क्या आप उस समय के थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे को भी जस्टिफाई कर पाओगे, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये बात खुले तौर पर कही है कि अग्निवीर एक बेकार कॉन्सेप्ट है और अग्निवीर को सेना के ऊपर थोप दिया गया है, उसकी कोई भी उपयोगिता सेना के पास नहीं हो पाएगी। तो पहली बात तो ये जो भी अफसरान अग्निवीर के का समर्थन करते हैं उनको जनरल नरवणे से सबक लेनी चाहिए, जो कि उनके भी आर्मी चीफ रह चुके। और दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि क्या ये अधिकारी अपने बच्चों को सेना में भेजेंगे, तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे, 100% नहीं भेजेंगे। जैसा आपने कहा, उदाहरण दिया कि आपके समय में भी जितनी सेना आपने देखी है, आपने किसी को भी नहीं देखा है। यही हाल मेरा भी है। मेरे पास खैर एक अपवाद था, एक एयरफोर्स के विंग कमांडर का बेटा मेरे साथ एक सोल्जर के तौर पर भर्ती हुआ था, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नौकरी नहीं कर पाया क्योंकि पूरा तंत्र उसको एक जवान से अफसर बनाने में लग गया था। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो उदाहरण मेरे सामने है कि अगर बाई चांस भूले भटके किसी तरह से कोई बच्चा, अधिकारी का बच्चा या बड़े आदमी का बच्चा अगर जवान बन के आता है सेना में, तो फिर पूरा तंत्र उसको उस जवानी कैटेगरी से निकालने में लग जाता है। हालांकि ऐसा बहुत कम एग्जाम्पल आपको देखने को लगेंगे। तो निश्चित तौर पर, और इस बात को देश को समझना पड़ेगा कि अग्निवीर के ऊपर तमाम तरह की बहसें हो रही हैं, संसद में भी हो रही है, टीवी चैनलों पर हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है, लेकिन जो बेसिक चीज है वो राजेश जी ने अभी मेरे सामने कही है। क्या इतने बड़े नेताओं के या फिर अधिकारियों के या कॉर्पोरेट्स के या फिर आईएएस ऑफिसर्स के या फिर सेना के अधिकारियों के बच्चे अग्निवीर बनेंगे? तो अगर वो नहीं बन सकते हैं, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो एक मजदूर, एक किसान, एक नॉर्मल जवान का बेटा अग्निवीर में क्यों भर्ती किया जाए, या उसके सामने इस तरह के ऑप्शन क्यों रखे जाएं कि उसको सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है और उसके बाद उसका दरवाजा बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही, मैं ये कहूंगा, बहुत तलखी के साथ कहता हूं, और हर एक टीवी डिबेट पे जब भी अग्निवीर की चर्चा होती है मैं कहता हूं कि ये एक फूहड़ योजना है। और आज से 20-25 साल के बाद जब कभी भारत के बारे में पीछे की तरफ लौट कर देखा जाएगा, तो प्रधानमंत्री मोदी की तमाम विफलताओं में से ये सबसे ऊपर दिखाई देगी कि उन्होंने भारतीय सेना के साथ इतना बड़ा कारगुजारी कर दिया, एक ऐसा नियम थोप दिया जिसके लिए ना सेना तैयार थी, ना देश का आम नागरिक तैयार था, और इससे सेना कुछ भला नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि इसके बारे में और ज्यादा विचार होने की आवश्यकता है।
जी सर, जी 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 जी। एक सवाल अनुपम सर, और एक सवाल और है सर, जिसको मैं आपसे समझना चाहता हूँ। भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए आपको एनडीए करना पड़ता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, जितने भी कमीशन हैं, चाहे एनडीए है चाहे दूसरे कमीशन है, क्यों नहीं सबको खत्म करके 4 साल जो ये पैटर्न है इसी में सबको इनरोल किया जाए, फिर इसमें से देखा जाए कि अब कौन अफसर बनने लायक है, कौन जेसीओ बनने लायक है, कौन जवान रहने लायक है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इस पे भी विचार किया जाना चाहिए? अब आप यहाँ भारत से के रक्षा चुनिए, आप यहाँ से क्रीम चुनिए, आपके पास तो भर्ती हुई है, आप यहाँ से क्रीम चुनिए। राजेश जी, भारत के रक्षा मंत्री ने संसद में एक बात कही थी कि उन्होंने अग्निवीर योजना लाने के पहले 158 संस्थाओं से बात करी, तब जाकर के वो इस मास्टर स्ट्रोक खेल पाए। अब वो 158 लोग जो जो रक्षा मंत्री को सलाह दे रहे थे अग्निवीर लाने के लिए, मुझे लगता है शुरुआत उन्हीं 158 संस्थाओं से करनी चाहिए कि आप अपने यहाँ के जो क्रीम बच्चे हैं उनको 4 साल की ट्रेनिंग दिलवाइए, और चाहे वो अफसर हो, चाहे एनडीए के थ्रू आए हो, सीडीएस के थ्रू आए हो, एएफ कैट के थ्रू आए हो, या फिर नॉर्मल जवान के थ्रू आए हो, सबको एक तरह से ट्रेनिंग दिलवाई जाए, और एक तरह के बाद जैसा आप कह रहे हो चुन लिया जाए, ये ऑप्शन होना चाहिए। और कोई भी एक बड़ा जो थिंक टैंक होगा ना, इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने रखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे दुखद बात यही है कि जो भारतवर्ष का थिंक टैंक है, जो नेताओं को सलाह देता है, जो बड़े अफसरान नेताओं के आसपास रहते हैं, क्या उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री या उनकी कोडरीज को अपडेट नहीं किया था? क्या उन्होंने इस तरह की बात नहीं बताई थी कि जब ऑलरेडी सेना के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन, एनडीए, सीडीएस, एएफ कैट, तमाम तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑफिसर्स के लिए, तो जवानों के लिए बेहतर ये होता, मैं तो ये कहता हूं बेहतर ये होता अग्निवीर योजना आप लाते, लेकिन साथ में एक सामान्य जो भर्तियां चल रही थी उनको चलने देते। अग्निवीर को एक ट्रायल कॉन्सेप्ट के रूप में लाते, और उन बच्चों से जो अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए हैं उनसे आप वो नॉन स्पेसिफाइड वाले काम करवाते, उनसे सिक्योरिटी के ऑप्शंस करवा सकते थे, उनसे उनको लॉजिस्टिकल क्षेत्र में रख सकते थे, उनको धीरे धीरे करके बिल्डअप करते, और उस बिल्डअप के बाद जो क्रीम निकल करके आता उसको बाद में सेना में समाहित कर लिया जाता। इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट होता तो समझ में आता था, और इससे एक फायदा ये होता कि जो सेना के जो नॉर्मल जवान है जिसको तमाम तरह की ड्यूटीज करनी पड़ती हैं, उसका बोझ भी कुछ कम होता, कुछ बोझ ये अग्निवीर उसको शेयर कर लेते। तो इस तरह कॉन्सेप्ट होता तो शायद सेना की बेहतरी के लिए होता, लेकिन अब हुआ एकदम उल्टा है। सेना की जवानों की भर्ती पूरी तरह बंद कर दी गई और अग्निवीर को पूरी तरह लागू कर दिया गया। अब इससे सेना के अंदर, जैसा आपने ध्यान दिया होगा, एक शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह क्या बड़े चर्चा में थे, उनकी माता जी का एक बयान आया था कुछ दिनों पहले, और उन्होंने एक लाइन कही थी, वो लाइन मुझे बहुत छू गई थी। उन्होंने कहा था कि अग्निवीर के माध्यम से भारतीय सेना के अंदर 2 सेनाएं हो जाएंगी, 2 तरह की, और ये हकीकत भी है, एक सामान्य जवान और एक अग्निवीर जवान। उस लेडी को मैं सैल्यूट करता हूं कि बहुत कम शब्दों में उस शहीद कैप्टन की मां ने इस पूरी एक सिंथेसिस कर डाली अग्निवीर योजना की, और इसके बारे में अब सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे ये आर्मी ऑफिसर हो, चाहे ये नेता हो, चाहे कारपोरेट्स हो, वो तभी तक सुरक्षित हैं जब तक बॉर्डर पर एक जवान अपना सीना ताने खड़ा है। और वो जवान जो कि 4 साल के लिए केवल सीना तानेगा, उसके बाद वो कहाँ चला जाए कुछ पता नहीं है, उसको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तो ये बहुत दिक्कत आने वाली। सेना की देश की सुरक्षा के साथ ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और अगर मैं एक लाइन जोड़ दूं, जैसा कि समय का सत्ता तंत्र दूसरे लोगों के बारे में कहता है, बहुत दुख के साथ मैं ऐसे शब्द जनरली नहीं यूज करता हूं, लेकिन मुझे मजबूर होता है कि अग्निवीर जैसी योजना भारत देश में लादने के पीछे कहीं विदेशी तत्वों का हाथ तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसा एक लॉबी क्रिएट करी हो भारत के दुश्मनों ने कि भारतीय सेना को कमजोर किया जाए, क्योंकि भारतीय सेना की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है। इस तरह की योजनाएं भारतीय सेना को कमजोर करेंगी, और उसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे इसको पता करना बेहद आवश्यक है। ठीक सर, एक पॉइंट और है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो जानकारियां निकल के आती हैं, अधिकारी कहते हैं कि नहीं, हम सेना में अग्निवीर नहीं चाहते थे, ये जो बाबू वहां पर बैठे हैं उनकी एक सोच है। मैं और चीजों को डीपली समझना चाहता हूं कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपने आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, या आपने जो भी बनना है, नेता भी बनना है, आप पहले 4 साल यहाँ पे आइए, ट्रेनिंग करिए, अग्निवीर के साथ रहिए, उनकी जिंदगी को देखिए, फिर आप उन्हीं में से मैं ऑप्शन दे रहा हूं सर, उन्हीं में से आप आईएएस भी चुनिए, आईपीएस भी चुनिए, आप आईएफएस के लिए भी चुनिए, आप सेना के ऑफिसर्स के भी लिए चुनिए,
एक अच्छा रोल मॉडल हो सकता है। आपको एक वेल डिसिप्लिन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस मिलेंगे जिन्होंने इस देश की मिट्टी की उस सुगंध को सूंघा होगा, उस बारूद को सूंघा होगा। तो क्या ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है? उनको भी आना चाहिए ताकि कल को वो देश के लिए नीतियां बनाए। तो याद रखें कि सियाचिन ग्लेशियर में, अरुणाचल प्रदेश में, पाक बॉर्डर में, राजस्थान बॉर्डर में, कच्छ में क्या कुछ होता है। तो ये एक बेटर एग्जाम्पल हो सकता है सर। मुझे लगता है कि मोदी जी को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पर कॉन्सेप्ट वाइज ये आदर्श स्थिति है जिसको आप बता रहे हैं, ये आइडियल सिचुएशन है, इस तरह होना चाहिए। कोई भी डेमोक्रेसी और बेहतर फंक्शन तब कर पाएगी जैसा कि जब उसके तमाम अधिकारियों को इस तरह से एक पैटर्न पर रखा जाएगा और उसके बाद वहां से सेलेक्ट लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन चूंकि भारत की जो विविधता है वो इस चीज को करने नहीं देगी, और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट वाइज भले ही अच्छा हो लेकिन ये वायबल ऑप्शन नहीं है भारत के लिहाज से। अगर छोटे देशों में ये हो सकता है, आप इसराइल का एग्जांपल लें, वहां पे कम जनसंख्या है, कम लोग हैं, एक तरह के लोग हैं, तो वहां पर ये ऑप्शन फलीभूत हो सकता है। लेकिन भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर इस तरह की चीजें लाना मुझे लगता है कि लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी आइडियली अगर देखा जाए तो ये बहुत बेहतर रहेगा कि इस तरह से अगर लोगों का चुनाव किया जाए। लोगों के अंदर एक देशभक्त की भावना इनहेरेंट हो जाएगी जब वो सेना के साथ अपना समय बिताएंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह से वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार इस बात को कहती रहती है कि भारत के नागरिकों को सेनाओं की समझ होनी चाहिए, तो कुछ अग्निवीर से बेहतर ऐसा ही कुछ कर दे, कंपलसरी कर देते। कोई भी बच्चा किसी भी क्षेत्र का हो, 12वीं पास करे, उसके बाद उसको मैंडेटरी कर दिया जाए कि सेना में जाकर के उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल रहने, उसके बाद वापस आना, जैसा इसराइल वगैरह में होता है। इस तरह का करते तो शायद फिर भी बेहतर होता। एक बड़ी आवाम को एक फायदा मिलता है इससे। भले इसराइल का मैं जब देखता हूँ तो इसराइल का मैं बार बार उदाहरण इसलिए देता हूँ कि इसराइल में वो सरकार अपने खर्चे पे उसको ट्रेनिंग नहीं करवाती है। 12वीं पास करने के बाद जब वो ग्रेजुएशन के लिए जाता है बच्चा, तो उसको सेना के साथ जोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो 3 साल जो वहां पे ट्रेनिंग करता है, सीखता है, वो उसकी उसमें कहीं उसके फ्यूचर में बाधा नहीं बनती है। उसके बाद वो नॉर्मल ग्रेजुएशन करे, नॉर्मल अगर सेना में रहना चाहता तो रह जाए, उसके बाद वहां से आकर के जो भी करना चाहे वो करे। और उसका जो खर्च होता है, सेना उसको पैसा वेतन नहीं देती 3 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग का। वो आराम से एक नॉमिनल सा उसको पैसा मिलता है, एक छात्रवृत्ति टाइप मिलती है, उससे वो अपना खर्चा चला सके। उसके घर के ऊपर ही बोझ नहीं पड़ता और सेना को भी एक्स्ट्रा उसके ऊपर खर्च नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मैंडेटरी चीज है, वहां पे करना ही है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट भारत के लिए मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा आने वाले 5-10 साल, 15 साल तक मैं नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर फ्यूचर में हो जाए तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन। मेरा जो दिल कहता है कि आप यहां से फिर चुनिए, आप 40-45 हजार की बजाय 2 लाख लोगों को भर्ती करिए। उनमें से आप आईएएस भी निकालिए, आईपीएस भी निकालिए, आईएफएस निकालिए, आप इस देश के लिए लीडरशिप निकालिए, आप इस अग्निवीर में से ही आप ऑफिसर्स निकालिए। और अग्निवीर जो है वो फिर प्राइवेट में भी जाए, सीआईएस, बीएसएफ सबके लिए बनाइए फिर, तो एक ज्यादा एक बेटर कंट्री बनेगा। और वो अधिकारी जो टॉप लेवल पे जाके नीतियां बनाते हैं, उन्हें पता होगा कि सियाचिन की -40 की डिग्री का तापमान, और जब जाते हैं हम गुजरात, राजस्थान में, तो +50 डिग्री का तापमान क्या होता है। बस मेरा एक आखिरी सवाल है सर, जो मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है। सेना 45,000 अग्निवीर हर साल भर्ती कर रही है सर। 45 में से लगभग 75% चले जाएंगे, जहां तक रहेंगे 10 से 15 हजार सैनिक रहेंगे। हर साल 60,000 सैनिक रिटायर हो रहे हैं जिनकी परमानेंट जॉब है। आप कैसे कवर करेंगे? आप कैसे कवर करेंगे? थोड़ा समझा पाएंगे इसको? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं अपनी आर्मी की? और स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं तो आप 2 फ्रंट वॉर की भी तैयारी है, स्ट्रेंथ भी कम कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है सर? क्या देख रहे हैं आप? राजेश, इसके लिए सरकार और जो भी विभाग हैं वो बार बार टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं कि मैन पावर कम करेंगे और टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। उनकी ये योजना है, लेकिन वो शायद भूल जाते हैं उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए भी ह्यूमन हैंड्स ही चाहिए। वो भी इंसानी हाथ ही उस टेक्नोलॉजी को चलाएंगे जो भी उनका इस्तेमाल करेगा। मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, बस एक पॉइंट ऐड करने के लिए। 7 अक्टूबर को जब इजराइल पे हमला हुआ था, तो वो टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करके आंखें बंद करके सो गए थे सर। और फिर जो हुआ वो आज इतिहास है सर। कैरी ऑन, आगे आप। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि इंसानी हाथ चाहिए आपको टेक्नोलॉजी के पीछे भी, इंसानी आंखें चाहिए उस टेक्नोलॉजी की देख रेख करने के लिए, इंसानी दिमाग चाहिए उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए। तो एक सोल्जर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। और जैसा
आपने अपने बात में बताया ही कि धीरे धीरे करके आप मैन पावर स्ट्रेंथ तो कम करते जा रहे हैं। अब इस मैन पावर का ऑप्शन आपके पास कुछ और अवेलेबल नहीं है, और वो भी सरकार को पता नहीं कैसे लगता है, हो सकता है कुछ अभी छुपा हुआ हो, बाहर ना आया हो, आगे चल के कुछ और मोदी जी की एक आदत है सरप्राइज देने की, कुछ एक नया सरप्राइज सेना के लिए निकल आए तो बेहतर हो जाए, नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न अभी चल पड़ा है उसमें तो निश्चित तौर पे मैं आपका समर्थन करता हूँ कि धीरे धीरे करके सेना की मैन पावर कम होती जाएगी, और ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा खतरा होगा। एक आइडियल सिचुएशन राजेश जी ये होती कि भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी के 2 बेटे हैं, मेरे लखनऊ के ही सांसद हैं वो। जी आइडियल सिचुएशन होती कि अगर वो अपने परिवार से ही कुछ भले उनके बेटों की शायद एज ज्यादा हो गई, वो लोग विधायक वगैरह हैं, अपने परिवार से ही कुछ लोगों को अग्निवीर भरते तो अग्निवीर में भर्ती करवाते। रक्षा मंत्री के बेटे नाती पोते अगर अग्निवीर बनते तो शायद एक बेहतर मैसेज जाता, लोगों को समझ में भी आता। तमाम बड़े आर्मी अफसरान, जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स और एयर चीफ मार्शल्स वगैरह के बच्चे अगर अग्निवीर बनते तो एक अच्छा मैसेज जाता। और शायद अग्निवीर को लेकर के जो लोगों के अंदर भ्रांतियां बन रही हैं और जो हम और आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमारे भी मुंह बंद कर दिए जाते ये सब होकर के, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और भविष्य निश्चित तौर पर एक बहुत डरावनी तस्वीर पेश करता है, जब हिंदुस्तान को कई तरफ से खतरा है और आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी की वजह से और ज्यादा चुनौतियां आने वाली हैं। उसके लिए हम एक डिप्लेटेड मैन पावर के साथ, पहले हमारे पास रिसोर्सेस कम है। अगर मैं केवल जी एयरफोर्स की बात करूं तो हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं स्क्वाड्रंस कम है, एयर डिफेंस सिस्टम्स कम है, और नए इंडक्शन में टाइम लग रहा है, इंडनाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो उस लिहाज से हम पहले ही परेशान हैं, उसमें मैन पावर भी आप कम कर दीजिए तो निश्चित तौर पर सेना का काम तो चलेगा। सेना एक ऐसी संस्था है जो मैन पावर कम होने के बाद भी अपने काम को बंद नहीं करेगी, चाहे एक आदमी से 4 गुना काम लेना पड़े, और वो लोग करेंगे भी, क्योंकि ऐसा ही जी होता आया है। सेना कभी आपको लेट डाउन नहीं करेगी, लेकिन हमको एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को जो कि हमारे सुरक्षा के लिए खड़ा है, उसको हम धीरे धीरे करके बर्बाद क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में देश के खेमनहारों को सोचना पड़ेगा। जी सर, और उम्मीद है आवाज जरूर पहुंचेगी। शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया और इतनी गहनता से, गंभीरता से आज बातचीत हुई है। शुक्रिया इसके लिए, थैंक यू सर। बहुत कम लोग एक्सपर्ट हैं जो इतने मुख होकर बात रख पाते हैं, इसके लिए सादभाव आपको शुक्रिया सर। जय हिंद सर, थैंक यू।